सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी सीटेट की जुलाई 2024 के लिए रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी की 20th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इवैल्यूएशन या फिर असेसमेंट, कुछ भी आप कहें, मूल्यांकन या फिर आंकलन हमारा। तो मूल्यांकन क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसी के साथ ही एक टर्म होती है हमारी CCE, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। यह सब हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं और इस क्लास के लास्ट में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से सीटेट के पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे आपको बेहतर समझ हो जाएगी कि इस टॉपिक से सीटेट कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। अगर हम सीटेट के इंग्लिश पेडागोजी के सिलेबस की बात करें, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तब हमें उसमें 5 यूनिट देखने के लिए मिलती हैं। पहली 4 यूनिट हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज से हम अपनी 5th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। सबसे पहले इवैल्यूएशन मूल्यांकन की बात कर लेते हैं, जिसे हम असेसमेंट भी बोल देते हैं। तो सीटेट में आप असेसमेंट और इवैल्यूएशन को एक ही मानकर चले, लेकिन असेसमेंट छोटा होता है, इवैल्यूएशन हमारा असेसमेंट से भी बड़ी प्रक्रिया होती है। तो इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम बच्चों के ज्ञान की जांच करते हैं। एक टीचर क्या करता है, क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाता है। बच्चों को पढ़ाने के बाद वह ये देखना चाहता है कि जो उसने पढ़ाया है बच्चों ने कितना सीख लिया है, कितना ज्ञान बच्चों ने ग्रहण कर लिया है, कितने कौशलों में उनके सुधार हो गया है। तो ये सब जानने के लिए वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, उनका एग्जाम ले सकता है, या उनसे प्रैक्टिकल वगैरह कराकर कुछ भी कार्य कराकर देख सकता है। ये सारी प्रक्रिया हमारी इवैल्यूएशन कहलाती है। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम छात्रों के ज्ञान की जाँच करते हैं कि छात्रों ने क्या क्या चीज़ सीख लिया है, क्या चीज़ उन पे आ चुकी है और क्या चीज़ में अभी भी नहीं जानते हैं, मतलब कौन से तथ्य को मैं अभी भी नहीं समझ पाए हैं। तो बच्चों के ज्ञान की जांच करने के लिए जो हम टेस्ट वगैरह, पेपर वगैरह बच्चों के लेते हैं, हमें रिटन एग्जामिनेशन वगैरह, वे सब हमारे इवैल्यूएशन कहलाता है। तब ये हमारा इवैल्यूएशन होता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं हम। इवैल्यूएशन कहें आप या फिर असेसमेंट कहें, सीटेट में कुछ भी आ सकता है। आपके ध्यान रखें, कहीं पर इवैल्यूएशन लिखा हुआ है, सीटेट वहाँ पर असेसमेंट लिखकर आपको दे सकता है। तो ये दोनों वर्ड आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो जो हमारा इवैल्यूएशन होता है, आर टूल दैट आर यूज टू नो स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। तो जो हमारा इवैल्यूएशन होता है उसके द्वारा हम बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, प्रोग्रेस कैसी चल रही है उनकी। हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उस प्रक्रिया में बच्चों की प्रोग्रेस कैसी चल रही है, कितनी चीज़ें में सीख पा रहे हैं और कितने बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो वह हमारा इवैल्यूएशन होता है। Evaluation is a systematic process of determining that how many and to what extent educational objective has been achieved। तो evaluation क्या करता है, हमें ये बता देता है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि कितने उद्देश्य हमारे प्राप्त हो चुके हैं। हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो कितने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारे प्राप्त हो चुके हैं और किस लेवल तक, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब किस स्तर तक, कौन सा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा किस स्तर तक प्राप्त हो चुका है। द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन वाज इंट्रोड्यूस बाय B.S. ब्लूम। इसको याद रखना, सीटेट पूछेगा नहीं बस वैसे ही। जो हमारी इवैल्यूएशन होती है वो ट्राइपोलर प्रोसेस होती है, मतलब उसमें 3 पद होते हैं हमारे। टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है। टीचर हमारा इवैल्यूएशन करता है, बच्चों का करता है, और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को आधार मानकर करता है। जब भी हम बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं, वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव को ही आधार मानकर करते हैं। हम अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं और फिर ये देखते हैं कि बच्चों ने क्या में उद्देश्य पर, हमारे जो उद्देश्य है क्या में प्राप्त हो गए हैं। तब उन उद्देश्यों को आधार मानकर हम इवैल्यूएशन करते हैं। यही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है। जो हमारे इवैल्यूएशन होता है इज बेस्ड ऑन टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड मोस्टली अफेक्टेड बाय टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन सीटेट ने पूछ चुका है, सीटेट क्वेश्चन पूछ चुका है। जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है, या फिर सबसे ज़्यादा कौन सा फैक्ट होता है जो हमारी इवैल्यूएशन को अफेक्ट कर देता है, वो होता है हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जो इवैल्यूएशन होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है और रन्स ड्यूरिंग होल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। और जब तक हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती रहती है तब तक ही वह चलता रहता है। जो इवैल्यूएशन होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, उसके बिना हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से आगे नहीं चल सकती। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन असेसमेंट। जो हमारा मूल्यांकन होता है उसके उद्देश्य क्या होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा इवैल्यूएशन करने का, द मेन एम ऑफ इवैल्यूएशन इज टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
सीटेट क्या करेगा, आपसे काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है इवैल्यूएशन के ही, और ये कह देता है कि सबसे मेन बताइए इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है। जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है हमारा इवैल्यूएशन का, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसे इम्प्रूव करना होता है, उसमें सुधार करना होता है। टू नो स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक अचीवमेंट्स एंड प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका एक उद्देश्य क्या हो जाता है हमारा इवैल्यूएशन का, जो बच्चों की प्रोग्रेस चल रही है। स्कोलिस्टिक मतलब क्लासरूम में जो बच्चे सब्जेक्ट पढ़ते हैं स्कोलिस्टिक शैक्षणिक क्षेत्र में। को स्कोलिस्टिक में हमारी एक्टिविटी वगैरह आ जाती है, जो हम एक्टिविटी वगैरह करते हैं क्लासरूम में या इस क्लासरूम से बाहर ग्राउंड वगैरह में, जो हमारे गेम्स वगैरह होते हैं, को स्कोलिस्टिक में आते हैं। स्कोलिस्टिक में तो हम सब्जेक्ट पढ़ना आता है हमारा, और को स्कोलिस्टिक में जो सब्जेक्ट के अलावा जो भी एक्टिविटी करते हैं हम वो आता है। तो बच्चों के स्कोलिस्टिक एरिया में और को स्कोलिस्टिक एरिया में कैसी अचीवमेंट या प्रोग्रेस चल रही है उसे जानना होता है हमें, ये भी एक इसका उद्देश्य होता है। इट हेल्प्स द टीचर टू नो वेदर द टीचिंग मैथोलॉजी अडोप्टेड बाय हिम वाज गुड और नॉट। अब देखो, मूल्यांकन हमें ये भी बता देता है कि जो बच्चों ने जो हमारा टीचर होता है उसने बच्चों के लिए जो टीचिंग मैथोलॉजी, जो टीचिंग मेथड वगैरह एडोप्ट किया, क्या वह सही है, क्या वह सक्सेसफुल है या नहीं है। क्यों, कैसे पता चलता है एक टीचर को ये? देखो, एक टीचर क्या करता है, कोई एक शिक्षण विधि लेता है, टीचिंग मेथड एडोप्ट करता है और बच्चों को उस टीचिंग मेथड का यूज़ करके पढ़ाता है, और उसके बाद बच्चों का मूल्यांकन करता है। अगर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, इसका मतलब है वो जो टीचिंग मेथड उसने एडोप्ट किया था वह अच्छा है, इफेक्टिव है। लेकिन अगर बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती, तब टीचर को पता चल जाता है कि जो टीचिंग मेथड है ये भी इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट टेल्स अस हाउ मैनी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड एंड टू व्हाट एक्सटेंड। ये मैं बता चुका हूँ। मूल्यांकन में बता देता है कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव किस लेवल तक और कितने हमने प्राप्त कर लिए, मूल्यांकन ये बता देता है हमें। ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, मूल्यांकन का हमारा ये भी उद्देश्य होता है कि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। तो ये हमारे मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी लेना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अपने सुधारना, टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस को, और हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह के बारे में बताना, बच्चों का विकास करना। ये कुछ उद्देश्य हैं हमारे मूल्यांकन के। ये हमारे ऑब्जेक्टिव नहीं होते इवैल्यूएशन के, ध्यान रखना, ये हमारे इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते। इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फेल और पास द स्टूडेंट्स बट टू फाइंड एंड फिल द लर्निंग गैप्स। तो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है, बच्चों को फेल या पास करना हमारा इवैल्यूएशन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ध्यान रखना। मूल्यांकन का हमारा क्या उद्देश्य है कि बच्चों के प्रोग्रेस को जानना, उनकी कमियों वगैरह को जानना और उनमें सुधार करना, जिससे हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव प्राप्त हो जाए, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन हम बच्चों को फेल या पास मूल्यांकन में नहीं करते, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कोई भी। वो तो हम व्यवहारिक रूप में मूल्यांकन बच्चों को समझाने के लिए कि आपकी प्रोग्रेस कैसी रही है और अपनी शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें फेल पास कर देते हैं, लेकिन हमारा मूल्यांकन करने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा, हम बच्चों को ग्रेड नहीं देते, रैंक नहीं देते, उन्हें मार्क्स नहीं देते। मूल्यांकन का हमारा ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम बच्चों को ग्रेड दें, आपकी ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हाँ, ये हम करते हैं मूल्यांकन की प्रक्रिया में, व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली हम अगर देखते हैं अपने स्कूल वगैरह को तो ये हम करते हैं। इससे जो हमारे बच्चों को अगले क्लास में भेजना है या उसी क्लास में रखना है, तो ये चीज़ें हमारे क्लियर हो जाती हैं। लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हम बच्चों को नंबर देंगे, ग्रेड देंगे, उन्हें रैंक प्रदान करेंगे। ध्यान रखना, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता। कैटेगराइज द स्टूडेंट्स, बच्चों की कैटेगरी बनाना कि आप फर्स्ट श्रेणी में आ गए, आप सेकंड श्रेणी में, आप थर्ड ग्रेड आपको मिला है या आपकी थर्ड रैंक है, तो हम उनकी कैटेगरी बना देते हैं। तो इस तरह से कैटेगरी नहीं बनाते, ये हमारे मूल्यांकन करने के मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होते, ध्यान रखना। अब मूल्यांकन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा इवैल्यूएशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, दूसरा होता है समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमारा रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ये मैं आपको सीडीपी में भी और हिंदी में बता चुका हूँ। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब एक टीचर क्लासरूम में आता है तो क्लासरूम में आने के तुरंत बाद टीचर बच्चों का मूल्यांकन करता है। क्यों करता है? टीचर ये जानना चाहता है कि बच्चों की प्रीवियस नॉलेज क्या है, और प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग वह टीचर बच्चों को पढ़ाना शुरू करता है। जब टीचर पढ़ाता है कोई टॉपिक बच्चों को, तो पढ़ाते पढ़ाते भी वह बच्चों से क्वेश्चन आंसर करता रहता है और ये देखता रहता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उसे बच्चे समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तब ये जो मूल्यांकन होता है, ये जो इवैल्यूएशन होता है, इसे हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, एक टीचर का अपने पाठ की शुरुआत से ठीक पहले और पाठ पढ़ाते टाइम जो मूल्यांकन होगा उसे हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहेंगे। इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है,
इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि स्टूडेंट की करंट नॉलेज को और करंट प्रोग्रेस को जानकर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में तुरंत इम्प्रूव करना। बच्चों की जो वास्तविक स्थिति चल रही है, बच्चों का जो प्रोग्रेस है, बच्चों की जो करंट नॉलेज है, उसको जानकर तुरंत अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, इंस्टेंटली अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ये हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। एक टीचर अपने पाठ की शुरुआत से ठीक पहले या पाठ को पढ़ाते टाइम जो बच्चों का मूल्यांकन कर रहा है, वह फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आएगा। दिस इवैल्यूएशन इज कंडक्टेड बिफोर और ड्यूरिंग टीचिंग प्रोग्रेस। देखो ये लिखा हुआ है टीचिंग प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग, और उससे ठीक पहले जो मूल्यांकन होगा वो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। इट इज़ डन टू सी करंट नॉलेज और प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड एंड टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस इंस्टेंटली। ये जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, हम क्या करते हैं इसमें बच्चों की करंट नॉलेज और करंट प्रोग्रेस को देखते हैं कि करंट में उनके दिमाग में क्या क्या चीज़ें हैं करंट में, और उसके बेस पर हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंस्टेंटली इम्प्रूव कर देते हैं। अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इंस्टेंटली इम्प्रूव, तुरंत सुधारना फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज रिमीडियल। देखो डायग्नोस्टिक और रिमीडियल के बारे में तो आप जानते होंगे। डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं, हम बच्चों की समस्याओं को समझते हैं, और रिमीडियल में क्या करते हैं, बच्चों की समस्याओं को दूर करते हैं। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में हम दोनों चीज़ें करते हैं, डायग्नोस्टिक भी करते हैं, देखते हैं बच्चों पे क्या क्या चीज़ें नहीं आती वहीं पर क्लासरूम में ही, और हम देख लेते हैं कि बच्चों के ये टॉपिक कमज़ोर है, तब हम तुरंत अपने टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, प्रोग्रेस क्यों कह रहा हूँ मैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव कर देते हैं। इसका मतलब हम उन बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग का भी यूज कर रहे हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम वाला कि डायग्नोस्टिक और हमारा रेमेडियल, ये जो दो फैक्ट होते हैं, ये किस इवैल्यूएशन से संबंधित होते हैं, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीटेट ने एक बार पूछा भी हुआ है। ग्रेड्स एंड मार्क्स आर नॉट प्रोवाइडेड इन दिस इवैल्यूएशन। इस इवैल्यूएशन में हम बच्चों को ग्रेड्स एंड मार्क्स नहीं प्रदान करते, क्योंकि हम तुरंत बच्चों को इवैल्यूएशन करते हैं और अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव कर लेते हैं। हम बच्चों को ग्रेड और या नंबर नहीं देते इसमें। अगर आप फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करना चाहते हैं तो आपके पास ये सारी विधियां, इन सभी विधियों का प्रयोग करके आप कर सकते हैं। ओरल टेस्टिंग, बच्चों से वर्बली कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली क्लासरूम में खड़े होकर आप, उससे आपको पता चल जाएगा बच्चों की करंट नॉलेज कितनी है। ओपन एंडेड क्वेश्चन भी आप बच्चों से कर सकते हैं, वर्बली करें चाहे कैसे भी करें। ऑब्जर्वेशन, आप बच्चों का ऑब्जर्व कर सकते हैं, बच्चे कुछ कार्य कर रहे हैं क्लासरूम में, आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, उनका देख सकते हैं क्या मैं चीज़ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे भी बच्चों का इवैल्यूएशन हो जाता है। प्रोजेक्ट, बच्चों को कोई प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कह सकते हैं आप, प्रोजेक्ट की कोई उनकी रिपोर्ट है या प्रोजेक्ट को छोटा मोटा प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप क्लासरूम में, तो उससे भी हम बच्चों का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। रेटिंग स्केल में एक छोटी सी स्केल होती है रेटिंग स्केल इस तरह की, तो टीचर इसे बनाते हैं बच्चों के बारे में कि कौन से बच्चे की क्या आदत अच्छी है तो ठीक है, ज़्यादा अच्छी है तो यहाँ पर टिक करेंगे, कम अच्छी है तो यहाँ पर टिक करेंगे। इस तरह से जो वो डब्बे से बने होते हैं कि अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो यहाँ पर टिक करें, ख़राब लग रही है तो यहाँ पर टिक करें, और ठीक ठाक लग रही है तो बीच में टिक करें, वो रेटिंग स्केल होती है। तो टीचर बच्चों के बारे में रेटिंग स्केल बनाकर रखते हैं, उस रेटिंग स्केल को देखकर भी हम बच्चों का फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कर सकते हैं। इसके अलावा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो और प्यूपिल्स डायरी, ये सारी चीज़ें भी हमारी काम करती हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी एक टीचर बनाता है बच्चों के बारे में। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे। नेक्स्ट है हमारा समेटिव इवैल्यूएशन। तो हमारा इवैल्यूएशन दो तरह का होता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर्मेटिव में तो हमने क्या पढ़ा, क्लासरूम में पढ़ाने से पहले और पढ़ाते टाइम एक टीचर जो इवैल्यूएशन कर रहा है बच्चों का, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। लेकिन अगर एक टीचर अपनी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको समाप्त करने के बाद उसके एंड में बच्चों का मूल्यांकन करता है, वो इवैल्यूएशन हमारा समेटिव होता है। समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के एंड में किया जाता है। क्यों करते हैं हम इसे, हम इसके द्वारा ये देखना चाहते हैं कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो हमने बच्चों को टीचिंग कराई है, वो कितना इफेक्टिव रही है, उसमें से कितनी चीज़ें बच्चों ने सीख ली है। देखो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में तो हम ये करते हैं, जो इससे पहला इवैल्यूएशन है ये वाला, इसमें तो हम ये करते हैं बच्चों की करंट नॉलेज लेकर तुरंत अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इम्प्रूव कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये तुरंत इम्प्रूव नहीं करते। समेटिव में हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने पढ़ाया है वो कितना सीख लिया है बच्चों ने,
कितना इफेक्टिव रहा है हमारी टीचिंग प्रोसेस, ये देखना चाहते हैं। एक तरह से हमने जो टीचिंग कराई है उसका आउटकम निकालना चाहते हैं कि जो हमने इतनी मेहनत की है, घंटे से पढ़ा रहे हैं, क्या फ़ायदा रहा है उसका। तो जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो किसी काम के बाद होता है। जो आपके टेस्ट होते हैं, आपका टीचर टेस्ट लेते हैं आपके यूनिट के बाद, किसी चैप्टर के बाद, या 6 महीने में आपके एग्ज़ाम होते हैं, 1 साल में आपके एग्ज़ाम होते हैं, वे सब क्या होते हैं, समेटिव इवैल्यूएशन होता है। क्योंकि ये सारे टेस्ट हम किसी चीज़ के एंड पर करते हैं। 6 महीने में 6 महीने का हमने कोर्स निर्धारित कर दिया, वो कोर्स हमारा पूरा हो गया है, तो उसके एंड पर हम टेस्ट लेंगे। किसी पार्ट को पढ़ाकर, यूनिट को पढ़ाने के बाद 6 महीने में, 1 साल में जो हम टेस्ट लेंगे बच्चों के या एग्ज़ाम लेंगे, वे समेटिव इवैल्यूएशन में आएगा। इट इज़ कंडक्टेड एट द एंड ऑफ यूनिट एंड सेशन। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एंड में होगा। किसी यूनिट के या कोई सेशन आपने बच्चों का लिया है, उसके एंड में, बीच में और पहले नहीं होगा, बाद में होगा। इट इज़ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम पूरा कोर्स बच्चों का ख़त्म करने के बाद जो मेन एक्सटर्नल एग्जाम लेते हैं, में भी हमारा समेटिव में ही आएंगे। तो एंड में जो होगा, एट द एंड में जो होगा वो समेटिव होगा, और बिफोर एंड ड्यूरिंग जो होगा वो फॉर्मेटिव होगा। इट इज़ डन टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। तो हम ये क्यों करते हैं, अपनी जो टीचिंग प्रोसेस हमने की है उसकी इफेक्टिवनेस को जानने के लिए करते हैं, वो कितना इफेक्टिव रही है, कितनी चीज़ें बच्चों ने समझ लिया उसमें से। इट मेजर्स हाउ मच हैव बीन लर्नड बाय द टीचर। तो इसके द्वारा हम, बाय द स्टूडेंट्स, इसके द्वारा हम क्या पता करते हैं कि बच्चों ने कितना सीख लिया है, जो हमने पढ़ाया है उसमें से कितना बच्चों ने सीख लिया है, वो चीज़ पता करते हैं हम इसके द्वारा। इट इज़ अ ग्रेडेड टेस्ट, मीन्स ग्रेड्स एंड मार्क्स आर प्रोवाइडेड इन दिस असेसमेंट। अब देखो, इसमें हम बच्चों को ग्रेड्स एंड मार्क्स दे सकते हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। अगर कोई आपसे पूछे कि समेटिव इवैल्यूएशन में हमारा ऑब्जेक्टिव ग्रेड एंड मार्क देना है, तो नहीं होता, हमारा कोई मेन ऑब्जेक्टिव ही नहीं होता। लेकिन हम इसमें ग्रेड एंड मार्क दे देते हैं, जिससे बच्चों को भी थोड़ा अपनी स्थिति क्लियर हो जाती है। वो हम बच्चों के लिए कर देते हैं कि हाँ, बच्चों को भी थोड़ा समझ में आ जाए, उनके कितने नंबर वगैरह आए हैं, तो उन्हें भी थोड़ा समझ में आ जाए कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये कोई हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि एक टीचर इस बच्चों को ग्रेड देने हैं, मार्क्स देने हैं, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है और बच्चों का इवैल्यूएशन कर रहा है, नहीं। तो कोई पूछे तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता, लेकिन समेटिव इवैल्यूएशन में हम बच्चों को ग्रेड एंड मार्क दे देते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन करने का क्या क्या तरीका होता है, यूनिट टेस्ट होता है हमारा, टर्म एंड असेसमेंट होते हैं हमारे, सेशनल एग्जाम, एनुअल एग्जाम। तो देखो, यूनिट टेस्ट, एक यूनिट के बाद हम जो टेस्ट ले रहे हैं, टर्म एंड जो हमारी एक टर्म है, 3 महीने की है, 6 महीने की है, 1 साल की है, उसके एंड में हम कोई बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं। सेशनल एग्जाम ले रहे हैं, एक सीज़न हम सेशन बना देते हैं, 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का सेशन बना देते हैं अपने कॉलेजेस में, स्कूल में। तो सेशन के बाद एग्जाम ले रहे हैं, जिन्हें हम सेशनल एग्जाम बोलते हैं, वे हमारा समेटिव एग्जाम होता है। एनुअल एग्जामिनेशन लेते हैं, वो समेटिव होता है। तो ये सारी चीज़ें समेटिव होती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, CCE, जिसे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। देखो, ये क्या है कि मूल्यांकन करने की ही तकनीकी है। प्राचीन टाइम से हम क्या करते आ रहे हैं, साल में 1 या 2 बार बच्चों का टेस्ट लेते हैं, बच्चों की परीक्षा लेते हैं, और उसके आधार पर हम बच्चों को फेल या पास कर देते हैं। यहाँ पर एक दिक्कत ये सामने आई हमारे कि बच्चे जो हैं वे हल्का फुल्का परीक्षाओं से डरते हैं, वे परीक्षाओं में दबाव में आ जाते हैं। अगर हम साल में 1 या 2 बारी बच्चों की परीक्षा लेंगे, तब परीक्षा में बच्चे दबाव में आ जाते हैं कि परीक्षा का प्रेशर होता है, तो बच्चे परीक्षा के प्रेशर में आ जाते हैं और वे परीक्षा में होपलेस हो जाते हैं, हेजिटेटेड हो जाते हैं, हेजिटेशन में आ जाते हैं। तो जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग में एग्जाम में आंसर वगैरह नहीं लिख पाते हैं। इसकी वजह से काफ़ी बच्चे परीक्षाओं में फेल भी हो जाते हैं, या फिर अपनी जो उनकी एक तरह से उपलब्धता है, बच्चों के पास जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग में परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। ये हमारी इसका एक दिक्कत हमारे सामने आई कि अगर हम साल में 1 या 2 बारी पेपर ले रहे हैं, तो बच्चे अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते, क्योंकि वे परीक्षा के दबाव में आ जाते हैं, हेजिटेशन में आ जाते हैं। तो इसका तोड़ क्या निकाला गया कि हम 1 साल में कई बार बच्चों की परीक्षा लेंगे, जैसे हर 3 महीने में एक परीक्षा लेंगे या हर 4 महीने में एक परीक्षा लेंगे, और इसके बीच बीच में भी हम बच्चों के टेस्ट लेते रहेंगे। आजकल ऐसा ही होता है। तो इसे हमने क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब इसके तहत क्या होता है, साल में कई बार तो बच्चों की परीक्षा ली जाती है, सेमेस्टर बना दिए जाते हैं 3-3 महीने के, और हर सेमेस्टर में इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं। इससे क्या हुआ
पूरे साल में बच्चे 5 से 6 बार एग्जाम दे रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चों को एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस हो जाएगी, जो एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है उसे झेलने की आदत हो जाएगी। जब वे मेन एग्ज़ाम में अपने बैठेंगे, एक्सटर्नल मेन जो बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं हमारे, तब वहाँ पर ज़्यादा में प्रेशर में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें एग्जामिनेशन के प्रेशर को झेलने की आदत है, एग्जामिनेशन उन्हें देने की आदत है। इससे में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग आंसर वगैरह लिख पाएंगे, जो बच्चों की अचीवमेंट है, जितनी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग में अपनी एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाएंगे। तो जितने नंबर बच्चों के आने चाहिए या जितनी उनकी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग ही में फेल होंगे और उसके अकॉर्डिंग में नंबर वगैरह मिलेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को लेकर आए हैं। समझ पाए आप कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? साल में कई बार बच्चों का पेपर लेना है, साल में कई बार बच्चों का पेपर लेना है। इससे बच्चे वे जो प्रेशर में आ जाते हैं परीक्षा के टाइम, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाएगी परीक्षा देने की। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए न्यू डेवलप टेक्निक टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट। तो जो इवैल्यूएशन की प्रोसेस है उसमें एक नई तकनीकी है। इट वॉज इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंटेड बाई CBSE एंड RTE। ये कोई आपसे पूछ लेता है जो CCE है वो किसके तहत किसके द्वारा हमारे इंडिया में लागू किया गया है? तो CBSE और RTE एक्ट 2009। हमने आपको पढ़ाया था RTE एक्ट 2009। तो RTE एक्ट 2009 और CBSE के द्वारा ये जो हमारा CCE है वो लागू किया गया है हमारी जो इंडियन एजुकेशन प्रोसेस है उसमें। जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कंटेन्स 2 वर्ड्स, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। तो कंटिन्यूअस का तो मतलब होता है हमारा लगातार, कंटिन्यू का मतलब यही तो होता है लगे रहना लगातार। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है हमारा रेगुलर, लगातार। इसका मतलब होता है कि हमें बच्चे का पूरे साल लगातार मूल्यांकन करते रहना है, हर 3 महीने में या हर 4 महीने में या हर 2 महीने में, जो भी आपका जिस तरह भी आपको अच्छा लगे, लेकिन हमें लगातार मूल्यांकन करते रहना है। कॉन्टिन्यूअस डिनोट्स रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑफ इवैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर। तो हमें पूरे साल मूल्यांकन संबंधी एक्टिविटी कराती रहने हैं, पूरे साल हमें बच्चों का मूल्यांकन करते रहना है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। तो 2 शब्द आए हैं इसमें, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस का मतलब तो लगातार होता है, पूरे साल हमें बच्चे का लगातार इवैल्यूएशन करना है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि हमें बच्चे का कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, पूरा, उसके विकास के जितने भी क्षेत्र हैं हमें सबका मूल्यांकन करना है। पहले हम क्या करते थे, बस बच्चे की बौद्धिक विकास को जांचते थे, बच्चे ने कितने तथ्य रट लिए हैं ये जांचते थे हम मूल्यांकन के द्वारा। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें बच्चों ने रटी हैं उनकी बुद्धि जो है बच्चों की, उसके साथ साथ जो विकास के दूसरे क्षेत्र होते हैं, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, खेल में बच्चा कैसा है, तो वो सबका भी हम मूल्यांकन करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, मतलब बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन होना है। कॉम्प्रिहेंसिव डिनोट्स कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी क्षेत्र होते हैं, सबका मूल्यांकन करना है। इसका कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये होता है कि हमें बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट चेक करना है। तो ये दोनों तथ्य आपके इंपॉर्टेंट है, सीटेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब होता है कि हमें पूरे साल भर बच्चे का मूल्यांकन करना है। कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है, बच्चे के विकास के जितने भी क्षेत्र हैं हमें सभी का मूल्यांकन करना है, मतलब बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। अब कुछ टॉप इंपॉर्टेंट लाइन देख लेते हैं जो CCE के बारे में सीटेट पूछता है। CCE मीन्स असेसमेंट ऑफ लर्नर्स वाइल लर्निंग। तो CCE का मतलब क्या है, हम बच्चों का असेसमेंट कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं वाइल लर्निंग, सीखते टाइम। जब बच्चे पढ़ रहे हैं तब भी हम बच्चों का आकलन करेंगे, तो ये CCE में आएगा, क्योंकि CCE में हम बच्चों का लगातार मूल्यांकन करते हैं। इट कवर्स स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज ऑफ द स्टूडेंट। सही बात है, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव है इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक, क्योंकि हम बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों का मूल्यांकन करते हैं। तो स्कॉलिस्टिक का मतलब होता है जो चीज़ें जो सब्जेक्ट बच्चा पढ़ रहा है। को स्कॉलिस्टिक का मतलब होता है जो सब्जेक्ट पढ़ने के अलावा गेम वगैरह खेल रहा है, इस जो हमारी कॉलेज में स्कूल में एक्टिविटी होती है वहाँ पर बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है, तो हमें सबका मूल्यांकन करना है। ऐसा नहीं है बस यही देखना है वो सब्जेक्ट कितने रट रहा है। इट हेल्प्स डेवलपिंग कोग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव स्किल्स। तो ये जो तीनों चीज़ें होती हैं इसका मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट है। तो बच्चे की कोग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर सभी तरह की स्किल्स को डेवलप करने में हमारी हेल्प करता है।
इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंजाइटी ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। बच्चे एग्जाम के टाइम स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, उसको कम करता है CCE। इट रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट, मतलब बच्चे फेल हो जाते हैं या फिर प्रेशर में आने के बाद में भी स्कूल ही छोड़ देते हैं, तो जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है उस ड्रॉप आउट रेट को कम कर देता है हमारा CCE। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब इस टॉपिक से बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन CTET हमारे पूछता है। वे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन शुड बी एडोप्टेड बाय ऑल स्कूल बिकॉज। तो जो CCE है वो सभी विद्यालयों के द्वारा क्यों अपनाया जाना चाहिए, उसका क्या लाभ है, वो चीज़ हमें ढूंढनी है। जो CCE का क्या इंपॉर्टेंस होती है। इट इज़ अ गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ से कोई हमारा CCE का मतलब नहीं होता। इट इज़ अफोर्डेबल, ये भी गलत है। इट इज़ अ लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी इतना अच्छा नहीं जा रहा। ट्रेडिशनल पेन एंड पेपर टेस्ट डू नॉट एसेस एंड एनहेंस ऑल द एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, इसका मतलब इसका सही आंसर D है। हमें CCE को अपनाना चाहिए। क्यों अपनाना चाहिए? क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट होते हैं उनके द्वारा हम बच्चों के सभी पक्षों को नहीं जांच सकते, तो इसका सही आंसर D हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म कॉम्प्रहेंसिव। तो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन है उसमें कॉम्प्रहेंसिव का क्या अर्थ होता है। द टर्म कॉम्प्रहेंसिव इन द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, हमें कॉम्प्रहेंसिव का अर्थ बताना है। अब स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, को स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक स्किल, स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो ये आ गया यहाँ पर D। मैं आपको बता चुका हूँ जो कॉम्प्रहेंसिव होता है उसमें विकास के जितने भी पक्ष होते हैं सभी आते हैं, चाहे स्कॉलिस्टिक हो, चाहे को स्कॉलिस्टिक हो, चाहे मोरल हो, चाहे सोशल हो, चाहे फिजिकल हो, कोई सभी हमारा हो, चाहे इमोशनल हो। नेक्स्ट है हमारा, द मेन पर्पज़ ऑफ असेसमेंट इज। तो हम जो बच्चों का इवैल्यूएशन या असेसमेंट करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, टू मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर। तो बच्चों के जो अचीवमेंट्स हैं उनको मेजर करना, ये हो सकता है। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, ये भी एक बार के लिए कह सकते हैं हम, लेकिन मेन नहीं हो सकता। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये सही है। टू डिसाइड पास एंड फेल, ये तो गलत है, हम पास फेल तो करते ही नहीं बच्चों को, तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा C इसका सही आंसर है। जो मेन एम है इवैल्यूएशन का वो है टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोग्रेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, पढ़ाते टाइम और पढ़ाने से पहले जो बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, उसका क्या फ़ायदा है। टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर, ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें टीचर की परफॉर्मेंस नहीं जज करनी है, बच्चों की करनी है। टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये गलत है कि हम अपने बेस्ट इंटेलिजेंट बच्चे को ढूंढ रहे हैं। अगर हम इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढेंगे तो भेदभाव हो जाएगा, और भेदभाव हम नहीं बढ़ाते क्लासरूम में। टू स्कोर एंड रैंक स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, तो हम बच्चों को स्कोर नहीं देते, नंबर नहीं देते और रैंक भी नहीं देते इसमें। टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, इसका सही आंसर D हो जाता है हमारा। हम बच्चों को फीडबैक दे रहे हैं, मतलब जो बच्चों की लर्निंग है जहाँ पर उनमें कमी है उसको हम तुरंत सुधार रहे हैं, तो एक तरह से बच्चों को हम फीडबैक दे रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस ऐसी चल रही है, हम इसमें ये सुधार कर सकते हैं, तो ये काम होता है हमारा इसका। नेक्स्ट है हमारा, असेसमेंट क्या होता है, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, जजमेंटल है, प्रोसेस ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा A। असेसमेंट जो होता है प्रोसेस भी होता है वो, और प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी होता है। मतलब हम जब बच्चों का इवैल्यूएशन या असेसमेंट करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है करने की, हम बच्चों को कैसे करेंगे, और उसमें हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो कैसा आया है रिजल्ट, उसमें बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी रही है या पहले से ख़राब रही है। तो प्रोडक्ट को भी देखते हैं हम, प्रोसेस को भी देखते हैं इसमें। विच इज़ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट, तो हमें नोट वाला उत्तर देना है जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। ओरल टेस्टिंग हो सकता है, टर्म एंड असेसमेंट नहीं होगा, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो भी हो सकता है, तो इसका B सही है। B सही होने से मतलब है कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम टर्म एंड असेसमेंट नहीं करते। टर्म एंड असेसमेंट का मतलब क्या होता है, किसी टर्म के लास्ट में हम असेसमेंट कर रहे हैं। एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ, तो ये कौन सा है, अगर हम 6 मंथ के बाद हर 6 महीने में बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं या पेपर ले रहे हैं, वो क्या है, समेटिव है।
समेटिव कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर सी हो जाता है। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने सीटैट ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सीटैट की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।